सन 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या सत्ता में वापस आने से रोका जा सकता है? और अगर हाँ, तो कैसे और किसके द्वारा? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है संदीपन शर्मा। आप देख रहे हैं आपका और मेरा चैनल i24। i24 इसलिए कि हम यहाँ पे उन सब बातों की चर्चा करते हैं जो आप और मैं यानी यू एंड आई वाकई जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। इसी कड़ी में आज हमारी नज़र है 2024 में होने वाले चुनावों पर। अब चुनावों के बारे में भविष्यवाणी करना तो न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजर्स का काम है। हम सिर्फ आंकड़े देखकर, फैक्ट्स और फिगर्स देखकर ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि किसी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है और पॉसिबिलिटी क्या है। दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव का जिक्र करते ही मुझे गालिब का एक शेर याद आता है। अब शब्द थोड़े ऊपर नीचे हो जाए तो ज़रा माफ़ कीजिएगा, लेकिन शेर कुछ इस तरीके से है कि घर में मेरे था क्या कि जिसे तेरा गम गारत करता, वो जो रखते थे हम एक हसरत तामीर सोहे। ये शेर मुझे इसलिए याद आया कि आज की पॉलिटिक्स और खासकर कांग्रेस की दशा को अच्छे से बयां करती है। इसका कारण मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए दोस्तों, गालिब की तरह कांग्रेस के पास भी आज खोने को कुछ भी नहीं है। पिछले दिनों हुए चुनाव मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बुरी तरह हार चुकी है और इन स्टेट्स में वैसे भी इसको लोकसभा में पाने के लिए बहुत कम है। मध्य प्रदेश में पिछली बार उसने 1 सीट जीती थी कमलनाथ की, राजस्थान में 0, छत्तीसगढ़ में 2, इसी तरीके से गुजरात में 0 और अन्य नॉर्दर्न स्टेट्स जो हैं जिसमें दिल्ली है उसमें भी उसके करीब करीब खाता 0 ही रहा था। कमोबेश यही हाल कांग्रेस का फिर से होना है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि कांग्रेस तो आज की तारीख में 2 स्टेट्स के अलावा बीजेपी को टक्कर देने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। 2 राज्य जरूर ऐसे हैं जिनमें कांग्रेस कुछ ना कुछ हासिल कर सकती है। उनमें एक है कर्नाटका और दूसरा है तेलंगाना। इन दोनों स्टेट्स में पिछली बार बीजेपी ने 29 सीट जीती थी, कर्नाटका में 25, तेलंगाना में 4। लेकिन क्योंकि कांग्रेस इन दोनों राज्यों में चुनाव जीत चुकी है, तो यह संभावना व्यक्त की जा सकती है कि 29 सीट्स में से इस बार बीजेपी कुछ सीटें खो सकती है। लेकिन क्या इन 29 सीट्स में से 2, 5, 10 सीट कम होने से बीजेपी की सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पिछली दफा एनडीए 354 सीट्स लेकर सत्ता में आया था। इसका मतलब उसके पास कम से कम 80-85 सीट का विनिंग मार्जिन था। अगर विपक्ष को, एनडीए को सत्ता से हटाना है तो कम से कम उसको 90 सीटें पिछली बार से ज्यादा जीतनी होगी और बीजेपी को कम से कम 90 सीट का नुकसान करवाना होगा। कांग्रेस तो इस पोजीशन में बिल्कुल नहीं है कि वो बीजेपी को किसी तरीके का नुकसान पहुंचा सके। इसके उलट इस बात की भी संभावना है कि कांग्रेस का ग्राफ पिछली बार से कुछ और कम हो सकता है। उसका कारण यह है कि पंजाब में पिछली बार कांग्रेस ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन इस दफा चूंकि आम आदमी पार्टी वहां चुनाव जीत चुकी है, तो कांग्रेस की पिछली बार जीती हुई 8 सीट्स में से कुछ सीट्स कम होने की संभावना है। तो क्या इसका मतलब यह है कि बीजेपी के लिए वॉकओवर हो गया? क्या इसका मतलब यह है कि जैसे टेनिस में कहते हैं गेम सेट एंड मैच बीजेपी और मोदी जी? संभावना तो इसकी बहुत ज्यादा प्रबल है, लेकिन पॉलिटिक्स जो है वो इम्पॉसिबल सिनारियोज का भी गेम कहा जाता है। तो 2-3 कारण हैं जिससे ये हम सोच सकते हैं या थियोरेटिकली हम ये मान सकते हैं कि ऑपोजिशन बीजेपी को टक्कर दे सकता है, और ये सिर्फ थियोरेटिकल संभावना है। तो दोस्तों, वो 2-3 सिनारियो क्या हैं जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सकता है? हम 3 स्टेट्स में नजर डाल सकते हैं जहां पे बीजेपी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है थियोरेटिकली। नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 बिहार, नंबर 3 महाराष्ट्र। आपको याद होगा 2019 में उत्तर प्रदेश में
बहुजन समाज पार्टी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था और उस गठबंधन के कारण समाजवादी पार्टी और बीएसपी करीब 15 सीट जीतने में कामयाब रही थी और बीजेपी को करीब 8-10 सीट का नुकसान हो गया था। चूंकि पिछली बार करीब करीब 50% वोट भारतीय जनता पार्टी के विरोध में पड़ा था, यह संभावना जरूर बनती है कि अगर ऑपोजिशन एक कंबाइंड कैंडिडेट पूरे यूपी में बीजेपी के खिलाफ खड़ा करे तो बीजेपी को कुछ नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और दोस्तों, यूपी में भारतीय जनता पार्टी को थियोरेटिकली नुकसान पहुंचाने की संभावना तभी हो सकती है जब ऑपोजिशन पूरे यूपी में बीजेपी के खिलाफ हर सीट पर सिर्फ एक उम्मीदवार खड़ा करे और मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी को फ्री हैंड दे। लेकिन ऐसा होना मुश्किल है क्योंकि अखिलेश यादव और कांग्रेस की बिल्कुल नहीं जम रही है और ऑपोजिशन में आज ही बहुत सारे प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। खैर, यह सिर्फ एक संभावना है जिसको ट्राई किया जा सकता है। दूसरी संभावना बैठती है बिहार में, जहां पर पुराना इतिहास और आज के ओपिनियन पोल्स ये इंडिकेट कर रहे हैं, यानी ये दर्शा रहे हैं कि वहां बीजेपी को नुकसान होगा। उसका कारण यह है कि वहां पे जनता दल यूनाइटेड, लालू प्रसाद की जो पार्टी है वो, और कांग्रेस शायद फिर से एक महागठबंधन की तरह चुनाव लड़े। और अगर ये तीनों पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती हैं तो इसकी संभावना हो सकती है कि पिछली बार जो बीजेपी और उसके एलाइज ने, जिनमें नीतीश कुमार शामिल थे, वो 39 सीट्स जीती थी 40 में से, उसमें कुछ डेंट लग सकता है। लेकिन बिहार को जीतने के लिए भी ऑपोजिशन अलायंस को नीतीश कुमार को एक प्रोमिनेंट रोल देना पड़ेगा नेशनल लेवल पर, और उनको नेशनल लेवल पे प्रोमिनेंट रोल मिलने पर यह संभावना है कि बिहार जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार के पीछे एन ब्लॉक वोटिंग करके बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरी संभावना जो बनती है वो बनती है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में इसलिए कि पिछली दफा वहां बीजेपी ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया था और वहां 18 सीट जीती थी। लेकिन उसके बाद वहां पे स्थितियां थोड़ी सी बदली है और पिछले विधानसभा चुनाव से, उसके परिणाम से लग रहा है कि तृणमूल कांग्रेस ने थोड़ा अपना ग्राउंड रिकवर किया और बीजेपी थोड़ा पीछे गई है। अब अगर, और फिर से अगर है, ऑपोजिशन ममता बनर्जी को एक प्रोमिनेंट रोल ऑफर करता है नेशनल अलायंस में, तो बंगाल में जो पिछली बार बीजेपी 18 सीट जीती थी उसमें और कमी आ सकती है और ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस को लीड करके वहां पे और गेन्स कर सकती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि क्या इसमें ममता बनर्जी को फ्री हैंड मिलेगा? क्या वो कम्युनिस्ट पार्टीज के साथ कोई ऐसा टाई अप कर पाएंगे जिससे हर सीट पर एक कैंडिडेट बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो? इसका जवाब भविष्य गर्भ में है। लेकिन दोस्तों, कर्नाटक, तेलंगाना, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल, इन सब स्टेट्स में मिला के भी अगर बीजेपी को कुछ नुकसान होता है तो भी इस बात की संभावना बहुत कम है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके एलाइज 300 से नीचे के आंकड़े को छुएंगे। इसके उलट बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि अपने पैर वो तमिलनाडु में अच्छे से पसारे और पिछले चुनाव में उसको और उसके एलाइज, जिनमें ऑल इंडिया डीएमके शामिल है, उनको जो नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई करें और पिछली बार जो डीएमके और कांग्रेस के एलाइज और उनके अलायंस ने जो स्वीप किया था इलेक्शन, उसमें कुछ डेंट लगाया जाए। तो सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस मिलाकर इस बात की संभावना आज के समय बहुत कम नजर आती है कि कांग्रेस अगर 5-10 सीट एक्स्ट्रा जीत भी ले, ऑपोजिशन अपनी पीक परफॉर्मेंस भी करे, तो बीजेपी को नुकसान की संभावनाएं मिनिमम है। और इस कारण ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी आसानी से चुनाव जीतकर सत्ता में वापस आ जाएंगे। दोस्तों, आप ये कहेंगे कि ये सवाल भी कोई सवाल है कि क्या मोदी जी 2024 में दोबारा चुनाव जीत सकते हैं कि नहीं? हालिया पॉलिटिकल सिचुएशन को देखकर, ओपिनियन पोल्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव तो उनके लिए केक वॉक होगा और ये सवाल नो ब्रेनर, यानी जिसमें दिमाग लगाने की भी आवश्यकता नहीं है।
लेकिन दोस्तों, पॉलिटिक्स संभावनाओं का खेल है। पॉलिटिक्स इफ्स एंड बट्स का खेल है और पॉलिटिक्स में 3 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं। आज की तारीख में प्रोबेबिलिटी मोदी जी के चुनाव दोबारा जीत कर आने की बहुत हाई है और मेरे हिसाब से तो प्रोबेबिलिटी 100 में से 100 है। लेकिन फिर भी क्या कुछ चीज़ें ऐसे हो सकती है, क्या कुछ फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जिनके कारण मोदी जी या तो चुनाव हार सकते हैं या उनको इतना भारी नुकसान हो सकता है कि उनको चुनाव के बाद सरकार बनाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़े। नए साल में 3 और सवाल हमारे सामने खड़े होंगे। नंबर 1, क्या बाइडेन और ट्रंप की भिड़ंत फिर से अमेरिका में होगी? नंबर 2, क्या यूक्रेन और रशिया का युद्ध समाप्त होगा? और नंबर 3, क्या ट्विटर यानी जिसे एक्स कहते हैं वो अगले साल बैंकरप्ट हो जाएगा? इन तीनों सवालों की चर्चा हम एक साथ करेंगे अगली कड़ी में। तब तक देखते रहिए आपका और मेरा चैनल i24। और अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।